हाय गुड मॉर्निंग 2024 जून मॉर्निंग CSIR नेट लाइफ साइंस के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 7 है उसका। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ पैरासाइट्स की कहानी जो प्लांट पैथोजन के साथ देखने को मिलती है और कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन नंबर 11, द नेम्स ऑफ द प्लांट पैथोजन्स एंड देयर टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल। अब यहाँ हमें ये दे रखे हैं पैथोजन और ये हैं उनके टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, मैच करना है इनको। तो चलिए एक एक करके जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं इनकी। जैसे कि अगर मैं बात करूं फाइटोप्थेरा की, तो ये एक ऊमाइसीट है जो कि फंगस की तरह का, लेकिन असल में वाटर मोल्ड होता है। और ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और टमाटो की भी डिजीज कॉज करता है, पत्तियों में इन्फेक्शन है बेसिकली। फिर आती है बात क्लेडोस्पोरियम की। क्लेडोस्पोरियम का जो क्लासिकल नाम है वो पैसोलोरा भी है और ये टिपिकल फंजाई है। ये जो डिजीज कॉज करता है, ये जनरली इसे हम लोग टमाटो लीफ मोल्ड के नाम से जानते हैं। अब बात आती है राल्स्टोनिया की, और ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया भी बहुत सारे प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह की बीमारी कॉज करता है। ये एरोबिक है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ग्राम नेगेटिव है। और इंडिड जब ये डिजीज कॉज करता है टोबैको लीव्स के अंदर, तो इसे हम लोग ग्रैनविल विल्ट भी बोलते हैं। इसके साथ ही ये टोमेटो, पेपर, एग प्लांट, आयरिश पोटैटो वगैरह में बहुत तरह की डिजीज कॉज करता है। और ज़्यादातर जहाँ इन्फेक्शन करेगा ये करेगा बैक्टीरियल विल्ट। तो टमाटर में अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो प्लांट की डेथ होने लगती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। ये है हेट्रोडेरा और ये जनरली शुगर बीट्स वगैरह में देखने को मिलता है। एनिमल वाली कहानी है, असल में ये निमेटोड है। तो इसके सिस्ट रूट में देखने को मिले तो मालूम पड़ा कि भाई ये शुगर बीट्स में बीमारी कॉज करता है। ये बहुत तरह के डिफरेंट प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें ब्रोकोली भी है, कैबेज भी है, शुगर बीट भी है, रेडिश भी है। और इसके इन्फेक्शन के बाद में ईल्ड बहुत कम हो जाती है। जो इसका कंट्रोल मैकेनिज्म है कि कैसे हम बचेंगे बीमारी से, तो क्रॉप रोटेशन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन दिया था, जो बहुत बढ़िया वाला सॉल्यूशन है। इंडियड ऐसा होता है कि जिस खेत में शुगर बीट बार बार ग्रो हो रही है तो वहाँ पर ये मात्रा बढ़ जाती है नेमेटोड्स की। लेकिन अगर हम बीच में कुछ ऐसे क्रॉप्स उगाएं जो ये नेमेटोड्स के इन्फेक्शन को झेल लेती हैं, जिन्हें नेमेटोड का इन्फेक्शन नहीं होता, तो धीरे धीरे नेमेटोड की मात्रा कम होती जाती है। तो ये क्रॉप रोटेशन एक तरीका है इस केस में। तो चलो फिर अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। फाइटोप्थेरा था आपका ओमाइसिट और क्लेडोस्पोरियम था आपका फंजाई। देन इसके बाद राल्स्टोनिया था बैक्टीरिया और हेट्रोडेरा था नेमेटोड। ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट आंसर है। अब आती है क्वेश्चन नंबर 15 की बात। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज दिए गए हैं मुझे। एक है पॉल ए और दूसरा है पॉल बी। इन दोनों की प्रॉपर्टी दे रखी है। पॉल ए के बारे में बोला गया कि इसकी फिडिलिटी है हाई। तो अगर मैं फिडिलिटी की बात करूं, फिडिलिटी का मतलब था एक्यूरेसी, ये है इसकी हाई। पॉल बी की है लो। फिर आती बात प्रोसेसिविटी की। प्रोसेसिविटी पॉल ए की लो है और पॉल बी की है हाई। प्रोसेसिविटी का मतलब होता है कि सपोज आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है और आपका डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर आया उसको रेप्लिकेट करने के लिए, तो कितनी दूर तक जाएगा उसको रेप्लिकेट करने के लिए, ये उसकी प्रोसेसिविटी कहलाती है। जितने बड़े डीएनए को वो एम्पलीफाई करेगा हम कहेंगे उसकी हाई प्रोसेसिविटी है। अब जैसे हम जानते हैं कि बैक्टीरिया में जो मेन डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम होता है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्योंकि इसकी हाई प्रोसेसिविटी है, बहुत लंबे लंबे डीएनए सिंथेसिस कर सकता है। जबकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड, इनकी प्रोसेसिविटी कम है, ये छोटे छोटे डीएनए को ही रेप्लिकेट कर पाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इन्होंने क्या करा है कि दो एक्सपेरिमेंट सेट किए। पहली टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाला है डीएनए पॉलीमरेज ए और टेस्ट ट्यूब बी में डाला है पॉलीमरेज बी। अब उन्होंने सबसे पहले यहीं पर रुक जाएंगे हम लोग कि उन्होंने क्या किया कि एक 1x माइक्रोमोलर T7 डीएनए डाल दिया। T7 फाज के डीएनए को डाला है, मतलब T7 के पीछे मत भागो, समझो कि एक टाइप का पर्टिकुलर डीएनए उन्होंने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब जब टेस्ट ट्यूब में कोई एक टाइप का डीएनए डाला हुआ है दोनों के अंदर, तो जो एंजाइम्स है एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देंगे। पॉलीमरेज ए भी काम करेगा, पॉलीमरेज बी भी काम करेगा। 20 मिनट है इन्हें रेप्लिकेट करने के लिए। अब देखिए प्रोसेसिविटी किसकी ज़्यादा है, पॉल बी की। तो यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में T7 का डीएनए पूरा का पूरा एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर क्योंकि पोल ए है उसकी प्रोसेसिविटी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा डीएनए रेप्लिकेट करेगा और फिर हट जाएगा। तो यहाँ पर T7 का डीएनए कम ही रेप्लिकेट कर पाएगा। यानी कि 20 मिनट के बाद में यहाँ हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ द कॉपीज़ हमें मिल जाएं T7 डीएनए की, जबकि पहले वाले केस में हम पाएंगे कि पूरी कॉपी शायद बने भी ना।
अब आती है बात 40 मिनट वाले सेकंड स्टेप की। अब इन्होंने T3 का डीएनए डाल दिया जो कि 10x है, मतलब ज़्यादा है गुना। और अब हम कह रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब 1 के अंदर T7 डीएनए के छोटे पीसेस हैं और T3 का खूब सारा डीएनए पड़ा हुआ है। और टेस्ट ट्यूब 2 के अंदर जो ये एम्पलीफाई किया हुआ था T7 का डीएनए, ये हज़ारों कॉपी में है, प्लस T3 का डीएनए भी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि अब एंजाइम इस 40 मिनट का इस्तेमाल करके, टाइम ज़्यादा है, आराम से रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ट्यूब 2 के अंदर टेम्पलेट के रूप में खूब सारा T7 डीएनए और कुछ T3 भी है। तो ऑफ कोर्स ये तो मालूम है ना कि किसका एम्पलीफिकेशन ज़्यादा होगा। तो हम ये पाएंगे कि ट्यूब 2 के अंदर T7 का डीएनए ज़्यादा होगा आउटपुट के रूप में एज कंपेयर टू T3 के, क्योंकि वहाँ पर एंजाइम की प्रोसेसिविटी ज़्यादा थी, उसने शुरुआत में ही डीएनए की टेम्पलेट एम्पलीफाई कर ली। जबकि ट्यूब 1 के अंदर हमें T3 का डीएनए ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसे रेप्लिकेट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला है। तो यहाँ T3 ज़्यादा और यहाँ T7 ज़्यादा। ये ऑप्शन देखिए, ट्यूब 1 के अंदर है T3 का डीएनए और ट्यूब 2 के अंदर है T7 का डीएनए। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका करेक्ट आंसर है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 32 की। द प्लाक मॉर्फोलॉजी ऑफ वाइल्ड टाइप एंड 8 सेकेंड म्यूटेंट ऑफ T4। तो यहाँ पे एक T4 बैक्टीरियोफाज है। ये दो तरह का है, एक है वाइल्ड और एक है म्यूटेंट। अब यहाँ पे म्यूटेंट जो दे रखा है इन्होंने, म्यूटेंट है 8 सेकेंड। अब प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो वाइल्ड टाइप का जो फाज होता है, जब इसे हम ई कोलाई के बी टाइप के स्ट्रेन में डालते हैं तो छोटे और रेग्ड कॉलोनीज देखने को मिलती हैं मुझे, मतलब हम प्लाक्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसे के टाइप के स्ट्रेन में डालें तब भी हमें ये मिलता है। यानी कि जो वाइल्ड प्रॉपर्टी है, जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है वायरस की, वो है छोटी और रेग्ड प्लाक्स क्रिएट करना। जो 8 सेकेंड म्यूटेंट है, ये बी में तो लार्ज और राउंड प्लाक्स क्रिएट करता है, लेकिन के में प्लाक्स क्रिएट नहीं करता। इसका मतलब के में इन्फेक्शन करने की एबिलिटी नहीं है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है नंबर 1, इसमें उन्होंने को इन्फेक्शन करा दिया। इन्होंने कहा कि ये 8 सेकेंड वाला जो म्यूटेंट है, इसके भी इन्होंने 2 अलग म्यूटेंट ले लिए हैं, 2 इंडिपेंडेंट म्यूटेशंस, और इन्हें ई कोलाई के बारे में डाला। तो अगर हम 8 सेकेंड म्यूटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और के बारे में डाल रहे हैं, तो एक्सपेक्ट क्या करेंगे हम लोग कि हमें यहाँ पर कोई भी प्लाक मिलने नहीं चाहिए। लेकिन जब हम लाइन को पढ़े तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें सेवरल प्लाक्स मिल गए और कुछ स्मॉल और कुछ रेग्ड है। अब तुम्हें याद है कि कभी आपने ये पढ़ा हो M1 म्यूटेशन 1, अगर म्यूटेशन 2 से क्रॉस कर जाए किसी तरीके से और मुझे वाइल्ड टाइप की प्रॉपर्टी मिल जाए, तो उसका मतलब म्यूटेशन 1 और म्यूटेशन 2 दोनों एलिलिक हैं। तो पॉसिबली ये हुआ होगा कि ये जो 2 डिफरेंट टाइप के वायरस थे, इन्होंने आपस में रिकम्बिनेशन कर लिया और एक दूसरे की जो जीन मिसिंग है वो पूरी कर दी, कंप्लीमेंट कर दिया, और अब ये प्लाक क्रिएट कर पा रहे हैं। और तो कोई ऑप्शन इसका हमें मिल ही ना, मतलब कोई और एक्सप्लेनेशन हो। अब आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ई कोलाई के बी स्ट्रेन का इस्तेमाल किया गया इस बार, और बी कोलाई में फिर अगेन हमने यही 2 जो 8 सेकेंड के म्यूटेंट थे, इन्हीं का इस्तेमाल किया है। और अब इमेजिन कीजिए ना कि बी वाले केस में क्या होता है, हमें लार्ज और राउंड हमें मिलना चाहिए था। T4 फाज फ्रॉम द रिजल्टिंग प्लाक्स। अब प्लाक्स बने, इन्होंने ये नहीं बताया प्लाक कैसे बने। यूज टू इन्फेक्ट ई कोलाई के स्ट्रेन, फ्यू प्लाक्स वर ऑब्टेन्ड विच वर ऑल स्मॉल एंड रग्ड। तो हो सकता है यहाँ पे रिकम्बिनेशन हुआ हो, लेकिन जो बीच में इन्होंने ये स्टेप खा गए कि लार्ज या राउंड थे या फिर स्मॉल या रेग्ड थे, इस वाली कहानी से एक्सपेरिमेंट 2 का डाटा इनकम्प्लीट हो गया। अब बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड। स्टेटमेंट नंबर ए कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट 1 इंडिकेट द 2 म्यूटेंट्स आर अलिक। बिल्कुल क्लियर कट है वाली बात, स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है। एक्सपेरिमेंट सेकेंड इंडिकेट that the wild type T4 phages that infected E. coli K strain resulted from the recombinant event। अब ये मे बी मे नॉट बी वाली कंडीशन है, हम बहुत हद तक श्योर होकर नहीं बोल सकते क्योंकि इन्होंने बीच का डाटा गायब कर दिया है। अब आती है बात स्टेटमेंट नंबर सी की। इन एक्सपेरिमेंट सेकेंड, if the T4 phage isolated from the E. coli B strain was used to infect E. coli B strain, all plaques would be large and round। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी कहानी टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई थी भाई। अगर हम लोग सारे के सारे ऐसा करते तो फिर मतलब ये लाइन फिट नहीं बैठ रही इसके अंदर। अब अगर इस वाली बात में मैं कहूँ कि भाई हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट या कम्बिनेशन ठीक बैठ रहे हैं, तो
जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऑप्शन नंबर 1 ही है जो मोस्ट करेक्ट दिखाई दे रहा है, बाकी पर डाउटफुल है मामला। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 35 की, और ध्यान दीजिएगा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। भाई अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सेक्शन सी में कम से कम 2 सवाल तुम्हें ऐसे मिल जाते हैं जो बस नंबर बांटने के लिए हैं। 8 नंबर तो तुम्हें रखे मिलते हैं, बस देखने की एबिलिटी चाहिए। विच द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रोजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। शायद ही कोई बायोलॉजी किताब ऐसी होती हो जिसकी शुरुआत इस कहानी के साथ ना होती हो। ऑर्गेनाइजेशन, एटम से लेकर के सेल तक, सेल से लेकर के ऑर्गेनिज्म तक, और ऑर्गेनिज्म से लेकर बायोम तक, ये 3 डिफरेंट हिरार्की पढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ इन्होंने जो बात कर रखी है इसमें इकोसिस्टम, कम्युनिटीज, बायोम्स एंड पॉपुलेशन की बात है। तो सबसे छोटी यूनिट है पॉपुलेशन, इससे जुड़ के बनती है पॉपुलेशन से कम्युनिटीज़, और फिर कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो भाई इकोसिस्टम बनेगा, और जब कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इकोसिस्टम्स बनेंगे, इकोसिस्टम जुड़ेंगे तो भाई बायोम्स बनेंगे। ये ऑर्डर, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है 2। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 44 की। जेनेटिक्स में डेफिनेशन पूछ लें तो इससे बढ़िया और क्या है, कैलकुलेशन में तो हम लोग भटक जाते हैं। तो चलिए यहाँ डेफिनेशन की बात करते हैं, पहले लास्ट से करेंगे। द अलील दैट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज होमोजाइगस फॉर द अलील इज। जब कभी होमोजाइगस अलील होंगी तब जाके ये डेथ कोज करेगा। तो ये वाली कंडीशन हमें जब मिलती है तो हम इसे बोलते हैं रेसेसिव लीथल। अब सी की बात करते हैं। द फ्रीक्वेंसी विद विच अ डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव जीन इज फिनोटिपिकली एक्सप्रेस्ड विद इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव जीन्स, तो ये है पेनिट्रेंस। फिर उसके बाद a heritable change in gene expression that does not result from a change in the nucleotide sequence of the genome is called। भाई हम डीएनए के बदलाव की बात नहीं कर रहे, जीन ठीक ठाक है बट फिर भी उसके एक्सप्रेशन में असर पड़ रहा है, तो ये कहानी आती है एपिजेनेटिक्स की। ऑप्शन नंबर ए है द डिग्री टू विच अ पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ फिनोटाइप इज कॉल्ड। अब जैसे मान लीजिए कि पॉलीडेक्टाइल ये कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा फिंगर्स होती हैं, क्या हर किसी इंसान के पास जिसके पास ये अलील है वो एक्सप्रेस करेगी? पॉइंट नंबर 1। जो एक्सप्रेस कर रही है या नहीं कर रही इसे हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेंस। अब वो जो एक्सप्रेस कर रही है तो क्या सब में एक समान करेगी? मतलब हर बंदे के पास 6 उंगलियां होंगी या 7 उंगलियां होंगी या 8 उंगलियां होंगी जिनके पास भी अलील है? ऐसा तो नहीं होता ना। हमने देखा कि कुछ के पास 6 उंगलियां होती हैं, कुछ के पास 8 भी होती हैं, तो कुछ के पास 10 भी हैं। ये जो डिग्री है कि कितना वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिविटी। तो ये बेसिक टर्म्स थी जो हम जेनेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट कॉम्बिनेशन इसका। आप भी आई फ्लाई के साथ जुड़ के अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9013902981। चलिए फिर मजे कीजिए, मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। बाय बाय।